बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से हम आज के इस कॉफ़ी विद सीईओ सेशन का आगाज़ करते हैं। ये कॉफ़ी विद सीईओ सेशन बेसिकली एक सर्विस है बाय सीईओ क्लब पाकिस्तान, सीईओ टुडे मैगजीन एंड मैनेजमेंट हाउस। और इसका बुनियादी जो फिलॉसफी है वो एक ही है इस सारे प्रोजेक्ट की, इस सारे टॉक सीरीज की सीईओ टॉक्स, वो है इंस्पिरेशन एंड डायरेक्शन। इस वक्त डॉन अखबार की एक रिसर्च है जिसके उन्होंने एक सर्वे किया कि कितने पाकिस्तानी आप समझते हैं एज अ कंट्री, हम एक सही डायरेक्शन में। तो पता चला कि 87% लोग जो है समझते हैं कि दे एज अ नेशन वी आर डायरेक्शनलेस, हमारी कोई डायरेक्शन। तो हम जिनके पास थोड़ी सी डायरेक्शन मिल गई जिनको, हम उनको इनवाइट करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी कोई सीधा रास्ता बताएं कि बिजनेस में, वर्किंग में, एंटरप्रेन्योरशिप में कौन सा रास्ता है हमें अडॉप्ट करना। कोविड ने, पेंडेमिक ने ग्लोबली बहुत हिट किया खासकर बिजनेसेस को और हेल्थ को। तो उस दोनों हवाले से देखा जाए तो ग्लोबल जो पूरी वेस्ट हिट हुआ है, यूएसए हिट हुआ है, पाकिस्तान भी हिट हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पे खास करम किया। वो इतनी सिवियरिटी नहीं आई केसेस की जो कि हमारे साथ हमसाया मुल्कों में है, उसका हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन बिजनेसेस के हवाले से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे इस क्राइसिस को मैनेज करना है, कैसे बाहर आना है, स्टिल क्राइसिस इज गोइंग ऑन, और कैसे हमें अपनी हेल्थ को मैनेज करना है और हेल्थ के रिलेटेड जो भी हमारी सर्विसेज है। तो आज हमने इसी कॉन्टेक्स्ट में एक मेहमान शख्सियत को इनवाइट किया है। वो बहुत ही एक ज़बरदस्त इनका ब्रांड है, एक 3-4 डेकेड से चल रहा है, नूरानी सर्जिकल के नाम से। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अहमद मेहमान साहब, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और नाजिया, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर इनवाइटिंग हिम एंड थैंक यू सर, वेलकम टू मैनेजमेंट। So much for having me over. मैनेजमेंट हाउस कैसा लगा आपको, कैसे ये कॉन्सेप्ट है? I think it's a brilliant concept and it is something which we really needed now. It is something which we needed हमारी सेल्फ में बहुत important है। ये एक चीज़ ऐसी है जो बनना इजी काम के लिए आफ्टर योर एजुकेशन रह जाती है, लोग इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पहले तो आपका शुक्रिया आपके आने का। यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर, सन ऑफ एक एंटरप्रेन्योरल फैमिली। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले ये बताइए कि कोविड आया और पूरी दुनिया को उसने हिट किया पेंडेमिक में, आपने क्या सीखा एज अ ह्यूमन बीइंग? कोई 3 की लर्निंग्स क्या थी इस कोविड की? 3 की लर्निंग्स ये थी जी, फर्स्ट के जी यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, considering के there is so much negativity all around you. This pandemic is worldwide, everyone is suffering, everyone has got problems, so you have to be very positive and you have to find opportunities within this pandemic. So what we were basically doing, we had faced a lot of hurdles. जब हमने initially शुरू किया, हम लोगों को we were the only industry which was allowed to work during the pandemic. तो उसमें हम लोगों को बहुत चीजें सोच करनी पड़ेगी, बहुत problems आ रही थी, but I think staying positive was one of the most important things in HKG सारा में manage करना चाहिए। तो ये आपने मतलब पॉजिटिविटी को समझा कि बहुत जरूरी है, इसमें अपने आप को होप और पॉजिटिविटी में रखना। पॉजिटिविटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना भी क्राइसिस आ जाए, हाँ, कि आप में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। गुड, वेरी गुड। मुझे ये बताएं अपना रहमान के आपके ये जो बिजनेस सर्जिकल खासकर पेंडेमिक में क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या आपके चैलेंजेस थे, और थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री शेयर कीजिएगा कि ये कहाँ से शुरू हुआ और आज ये माशाल्लाह पाकिस्तान का एक खासकर बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। जो भी चीज़ आपको कहीं से भी मिलती है लोगों को मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड, इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान CM हाउस से भी आपको फोन आए कि जनाब सारा कुछ बंद कर देना प्लीज, आपने अपनी सप्लाई लाइन नहीं ब्रेक कर रहे। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? आई गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कंपनी. Nurani is a 70-year-old company. MashaAllah. It's before partition? नहीं, right after partition. Right after partition. It started off in 1949. Okay. We were basically, it was initially a chemist and dispensers. Okay. उसके बाद we switched over to medical equipment. Mid 60s में हमारा medical equipment का शुरू हुआ. Then my father and चाचा joined. My father is मियां जहांजेब रहमान. My चाचा is मियां अरशद रज़ा रहमान. इन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, फिर इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की, जिसके अंदर हम लोग हॉस्पिटल बेड्स आपके सारे बना रहे हैं, हॉस्पिटल फर्नीचर हो गया, स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट बना रहे हैं, वो सारा कर रहे हैं, ऑपरेशन टेबल्स बना रहे हैं, नर्सरी इन्फेंट की भी चीजें बना रहे हैं। तो उसमें ये था कि व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ इनिशियली, तो हम लोगों को फील हुआ कि बहुत गैप है, बहुत जरूरत है
मेडिकल इक्विपमेंट की थ्रू माय ग्रेट ग्रैंडफादर अब्दुल रहमान, उन्होंने शुरू किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वाले साहब और चचा स्टेप्ड इन, तो उन्होंने आके फिर ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। तो उसमें ये था कि हमारा शुरू से जो मोटो रहा है वो ये रहा है कि क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, वी हैव डिसाइडेड कि जी वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनी क्वालिटी। अगर आप अभी भी देखें मेयो के अंदर हमारे बेड्स बड़े 30-40 साल से बेड्स चल रहे हैं, तो मतलब दिस मीन्स कि द क्वालिटी वाज सो गुड कि द प्रोडक्ट्स आर स्टिल लास्टिंग, यू नो। पिछले 30 साल से अगर एक चीज़ चल रही है उसमें कोई कंप्लेन नहीं आ रहा, तो दिस मीन्स कि आप लोग जो क्वालिटी सप्लाई कर रहे हैं इट्स वेरी सुपीरियर चीज़ आप दे रहे हैं। रहमान, आपने बड़ी सही बात की। मैं अगर विजिट करते हैं हम उस साइड पे नीला गुंबद, उस जगह और पे मुख्तलिफ जो शॉप्स खुली हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो बहुत इंफीरियर क्वालिटी के भी होती है, लो प्राइस पॉइंट। क्योंकि मैं देखता हूँ यार ये एक इतनी इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ के साथ रिलेटेड है, हेल्थ के साथ इंसानी रिलेटेड है, और लोग प्रॉफिटियरिंग के लिए ये चीजों की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, व्हिच इज नॉट जी। तो ऐसी बॉडी है जो इसी क्वालिटी को इंश्योर करे। अभी जी ड्रेप इस पे काम कर रहा है। ओके, जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, एसओपीज हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो, इन वर्किंग ऑन इट, बट आई थिंक इट टेक सम टाइम टिल दे कैन एक्चुअली इंप्लीमेंट ऑल द रेगुलेटरी थिंग्स दे हैव इन माइंड। सारी जो उनकी पॉलिसीज हैं उसको थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा इंप्लीमेंट करने में। अभी भी वर्किंग कर रहे हैं, 3-4 साल से वो लोग कर रहे हैं, और अभी तक उन्होंने जो अपने सारे लॉज वगैरह हैं, रूल्स हैं, वो अभी तक इस तरह से इंप्लीमेंट नहीं किए गए हैं। बट गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, कोविड के अंदर बहुत डिफिकल्टीज थी। हम लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी थी। वेंटिलेटर्स आपके हो गए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो गए, सिलेंडर्स हो गए, बीपैप्स हो गए, सीपैप्स हो गए। ये सारी मशीनरी वो थी जो कोविड के लिए यूज़ की जा रही थी। हमने वेंटिलेटर्स बहुत ज़्यादा सप्लाई किए डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट सेक्टर को। हम लोग पंजाब गवर्नमेंट के, केपी के गवर्नमेंट के प्री क्वालिफाइड वेंडर्स पे से हैं। पंजाब जो आपकी आर्मी है उसके साथ भी हम लोग प्री क्वालिफिकेशन हम लोग किए, तो उनके लिस्टेड सप्लायर्स के अंदर से हैं। तो जब ये सारा कोविड का सिलसिला शुरू हुआ तो उसमें हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स ये आ रही थी कि वी वर द ओनली इंडस्ट्री विच वाज अलाउड टू वर्क। तो उसमें हमारी बहुत एलाइड इंडस्ट्री से हम लोग काम करते हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग की बेड्स की में बहुत डिमांड थी, अब बेड्स का जो रॉ मटेरियल हमें सोर्स करना था, तो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग तो मेटल की नहीं है, तो हमें डिफरेंट वेंडर्स से लेना था। तो फिर लोकल गवर्नमेंट ने हमें बहुत हेल्प आउट किया कि जिन सप्लायर्स से हम लोगों को सामान उठाना था, रॉ मटेरियल, दे हेल्प्ड अस टू ओपन देयर वेयरहाउसेस, ओपन देयर फैक्ट्रीज, उनसे फिर सारा जो रॉ मटेरियल मूव कराना था। तो दे वर वेरी हेल्पफुल। बट एक ऑब्वियसली एक प्रोक्योरमेंट का बहुत बड़ा इशू बन गया था फॉर अस ड्यूरिंग द ये सारा जो क्राइसिस चल रहा था। सप्लाई चेन ब्रेक हुई थी, सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह से ब्रेक हुई थी। आपकी ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, आपकी कस्टम्स आपका बंद था, आपकी कोई शिपमेंट्स आने ही नहीं थी। अगर आपका पोर्ट के ऊपर सामान पड़ा हुआ आप क्लियर नहीं करा पा रहे थे, अगर वो क्लियर हो जाता तो उसको कराची से लाहौर नहीं आप मूव कर पा रहे थे। तो वी हैड टेकन हेल्प फ्रॉम ऑल द लोकल गवर्नमेंट, आपके एसी हो गए, डीसीओ वगैरह हो गया, दे वर वेरी हेल्पफुल इन हेल्पिंग अस अचीव आवर टारगेट्स। ये भी थोड़ा सा इनलाइटन कीजिए हमें, सुनने वाले देखने वालों को, कि एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि एक मास्क छोटा सा जो एक सिंपल मास्क था 95 वाला N95, अगर उसके बाद फिर जो हैंड सैनिटाइजर्स थे, फिर आपके ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपके जो सैनिटाइजर्स के साथ जो हमारे वॉश हैंड साबुन था, सोप था। अब हुआ क्या कि एक चीज जो 10 रुपए की थी वो 100 की पहुंच गई। एक इंजेक्शन जो था 5,000 का वो 5 लाख तक चला गया। ये इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था, ये लोगों की एथिक्स मर गए, क्या हुआ? क्या लोगों ने कैसे लोगों की हेल्थ के ऊपर और एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ पैसे कमाने शुरू कर दिए? इट वाज बोथ, इट वाज अ मिक्सड मैच ऑफ बोथ। गवर्नमेंट को जितने एक्टिवली इसको परस्यू करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया, उन्होंने चेक नहीं किया, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे। लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया। जिस मास्क की आप बात करें, फ्री एम पाकिस्तान जो है उसकी हेल्थ केयर की लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोग, ठीक है, तो हमारे पास मास्क कोई आई हैड अराउंड 4-500,000 मास्क लाइंग इन स्टॉक। तो इस मास्क की एक्चुअल जो N95 3M के एक्चुअल प्राइस वाज अराउंड 300 रुपीस, ठीक है। तो मैंने अपना स्टॉक सर 300 रुपीस के हिसाब से लोगों को दिया, ओके, रिलीज किया। अब ड्यूरिंग द पीक कोविड टाइम्स मुझे अपने लिए मास्क खरीदना था, एंड आई बॉट इट फॉर 2,000 रुपीस ईच। बट दिस इज हाउ बिल्कुल 300 वाला इस तरह लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे। बट व्हाट वी लोगों के अंदर इंसानियत मर गई, यहाँ क्या कोई पैसा कोई बस लोगों ने सीखा नहीं। जिंदगी तो बड़ी खुदा की नेमत है, और अगर हम उसके ऊपर भी पैसे कमाएं, अनफॉर्चुनेटली लोगों ने नहीं सीखा। लोगों ने बहुत एक्सप्लॉइट किया, व्हिच वाज वेरी अनएथिकल।
this was a time where the whole nation should have come together and Yes. helped everyone out. Yes. हमारे बंदे फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे, हमें उनकी बहुत फिक्र लगी होती थी, तो मतलब हमारी टीम ने बहुत मिलकर काम किया और उन्होंने बड़े एफर्ट से काम किया। तो दिस वाज द टाइम जब सारा नेशन इकट्ठा होकर काम करे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। आप अपनी अपनी कंपनी और टीम के बारे में बताइए, क्योंकि किसी भी एंटरप्रेन्योर की जो सबसे बड़ी सक्सेस है, और खासकर कोविड के दौरान, दैट इज अ टीम। बिल्कुल। तो टीम की जो हेल्थ, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनके टेस्ट, उनकी जो, क्योंकि बड़े लोगों ने ले ऑफ कर रहे थे लोग अपनी कंपनियों में, लोगों की जॉब्स नहीं चली, आपकी कंपनी के ये क्या प्रैक्टिसेस थी? पिता साहब, हमारे लिए लीग ऑफ वाज नॉट एन ऑप्शन। सारी बात आपके ऊपर प्रेशर नहीं ज्यादा था? नहीं, प्रेशर के बावजूद भी हमारे बोर्ड ने डिसाइड किया था कि हम लोग ले ऑफ किसी को नहीं करेंगे। वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड 180 to 190 पीपल, हमारी कंपनी की स्ट्रेंथ है। अराउंड 190 पीपल आर वर्किंग फॉर अस। इसमें फैक्ट्री का भी स्टाफ है, हमारे हेड ऑफिस का भी स्टाफ है। तो वी हैड डिसाइडेड कि जी वी विल नॉट ले ऑफ एनीवन। We had decided, our HR department had decided that different departments will work on alternative days. But the nature of our business is that people have to come in. So working from home was not an option. Accounts का ये था, accounts कर सकता था, but आपका sales department हो गया, marketing हो गया, आपके engineers हो गए, they had to physically come into the office and work. तो उसमें हमने पहला चीज तो ये हमने rule out ही कर दिया था कि we will not lay off anyone. We were giving, दो लोग हमारे लाहौर से बाहर के employees थे, they were working from home. And दूसरा ये था कि they were being accommodated, they were being paid, and this is how we managed it basically. मतलब आपने मैनेज किया। अब मुझे ये बताइए कि being an entrepreneur, आपने ग्लासगो से पढ़ा, यूनिवर्सिटी जो है यूनाइटेड किंगडम, और आप पाकिस्तान आए, तो एक एंटरप्रेन्योर के हवाले से पहले ये बताइए, और आप एंटरप्रेन्योर फैमिली और बिजनेस में आप अपना एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? पाकिस्तान में इतनी जॉब्स गई हैं, अब हमें जॉब प्रोवाइडर्स चाहिए, जॉब सीकर्स नहीं चाहिए, ताकि हम जो जॉब सीकर हैं उनको जॉब प्रोवाइड कर सकें। ओके, हर बंदे को अब कुछ ना कुछ करना है और बिजनेस करना, और ये थ्रेट भी है और एक चैलेंज भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। आप क्या समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर होता कौन है, उसका क्या डीएनए क्या है, और आपने अपने वाले से एज एंटरप्रेन्योर जो एक ब्लड में आपके अंदर आई, वो क्या सीखा, क्या कॉम्पिटेंस होती है जो किसी एक आम आदमी को एंटरप्रेन्योर बना देती है? I would say entrepreneurship is setting up different businesses, letting them run, having a good team managing them, अपनी टीम को एक फ्री हैंड देना, उनको साथ चलाना। जिस तरह आपने earlier on mention किया, आपकी जो टीम होती है वो आपकी बैकबोन है। तो developing a good team is very important for the entrepreneur. But उसमें you have your setbacks as well. You have to hire and fire people. एक टीम को develop करने में बड़ा टाइम लगता है। But entrepreneurship का ये बड़ा important aspect है कि आप एक अच्छी टीम develop करें। उसके लिए leadership skills बहुत जरूरी हैं। Single handedly कुछ भी नहीं होता। आपको सारी टीम को साथ लेकर चलना है, उनको क्रेडिट देना है जहाँ पर ड्यू है, बहुत चीजें आपको लेट गो भी करनी पड़ती हैं। बट आई वुड से एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट लीडरशिप मतलब ये है कि आपको टीम डेवलप करना है, अपने आप को डेवलप करना है, और डिफरेंट बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करना है, और रिस्क लेना है। बिल्कुल। ओके, रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट जो एक एंटरप्रेन्योर होता है कि ही हैज टू बी अ रिस्क टेकर। रिस्क टेक, हाँ, यू हैव टू टेक रिस्क्स इन ऑर्डर टू टेस्ट द वाटर्स। आपको देखना है कि एट टाइम्स आप सक्सेसफुल भी नहीं होते कुछ वेंचर्स के अंदर, बट इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क्स। अभी आप एक थोड़ी सी बिफोर द सेशन हम एक टॉक कर रहे थे, तो यू टोल्ड अबाउट अ बुक, तो एंटरप्रेन्योर्स आर, आपने लीडर्स की बात की, तो लीडर्स आर लीडर्स, ये बड़ा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी बड़े लीडर्स होते हैं वो लीडर होते हैं। तो आप एक किताब, अपना किताब का नाम बताएं और इसके वाले से उस किताब की इंपॉर्टेंस बताएं कि हर बंदे को ये किताब पढ़नी चाहिए। एक किताब है जो इस पेंडेमिक के दौर में, ड्यूरिंग दीस डेज, इस कॉन्टेक्स्ट में exactly keeping this pandemic in mind. Yes. There's a book called Who Moved My Cheese. Okay. It's by Spencer Johnson. Okay. This book in this particular pandemic is very important because it tells you about looking for opportunities. इस पेंडेमिक के अंदर यही था कि आपको अपॉर्चुनिटीज को जो आपके सामने आई थी उनको अवेल करना था। और मतलब इस टाइम में तुझे डर के बैठ ही रहा, नहीं, डर के बैठना नहीं है। यही तो सारा है। आपने अगर आप डर के बैठ गए फिर आपकी ग्रोथ रुक गई। तो आपको जो बहुत जरूरी है वो ये देखना है कि आपने जो अपॉर्चुनिटी सामने है उनको अवेल करना है। यू शुड ऑलवेज बी कीप एन लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर अवेलेबल, एंड उनको आपको कैच करना है।
वो कहते हैं कि ना, हमारे उस्ताद कहते थे, हमारे बाबा जी, आज बल्कि उनकी बरसी भी है। दोस्तों, आपको पता है आज का जो सेशन है हमने एक ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं इशफाक अहमद को। आज उनकी बरसी है, बहुत बड़े हमारे राइटर थे। वो कहते थे कि कुछ किस्मती आती है दरवाजे पे दस्तक देती है, आप नहीं दरवाजा खोलते वो चली जाती है, और बदकिस्मती आती है जब तक दरवाजा खुल नहीं जाता जाती नहीं, तो आपको फिर वो पकड़ लेती है। तो आपको जो अपॉर्चुनिटी है, मेरे एक और उस्ताद थे, आपने बड़ी प्यारी बात की रहमान, वो ये कि वो जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, ये ओमनीपोटेंट कहते हैं, कहते खुदा की तरह होती है। सर वो अपॉर्चुनिटी गॉड की तरह कैसे होती है? क्योंकि गॉड की सबसे बड़ी सिफत है इज ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब है कि वो हर जगह मौजूद है। तो अपॉर्चुनिटी को, उसको देखने के लिए, खुदा को भी देखने के लिए आंख चाहिए। आंख बांध दोगी तो आप नहीं देख सकते, जो वो अभी अंदर की आंख है। इसी तरह अपॉर्चुनिटी भी ओमनीपोटेंट है, हर जगह होती है, लेकिन वो आंख जो देख लेता है वो एंटरप्रेन्योर बन जाता है। बिल्कुल, बाकी बेचारे सोए रह जाते हैं। You always have to keep an eye out for opportunities. और स्मेल करते रहना, जैसे वो वो मूव माय चीज की आपने जो किताब की बात की, उसके अंदर वो स्मेल करते हैं चीज को, कि वो चीज वो और सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि किस चीज के ऊपर जो उनको मिल गई उस पर सेटिस्फाई हो जाए। दे लुक फॉर मोर। डार्क एरिया में जाते हैं, फियर्स को ओवरकम करते हैं, तो उनके अंदर का फियर, they're always searching for new opportunities. मुझे ये बताइए अपना, आप एक सीईओ भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, एक सीईओ के लिए, किसी कंपनी को रन करने के लिए, और वो भी क्राइसिस में, कौन से स्किल्स चाहिए? एक तो हो गया ना कि जज्बा हो गया, पैशन हो गया, विजन हो गया, वो उसके नंबर अपनी जगह। कॉम्पिटेंस की बात करूं तो मुझे बताएं, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, what are the key 3 competencies to run a company successfully, particularly in crisis? Decisiveness, decision making आपकी बहुत strong होनी चाहिए। फैसला जो आपकी है वो आपकी होनी चाहिए, बहुत strong होनी चाहिए decision making। आपको मौके पे फैसला करना है, आपको उसी मौके पे फैसला करना है कि ये चीज करनी है नहीं करनी। फिर डिटर्मिनेशन, आपको बहुत डिटर्मिन्ड होना चाहिए अपनी चीज के अंदर। जो आपने चीज सोची हुई है वो आपने किसी ना किसी तरीके से अकम्प्लिश करनी है। आपने अपने गोल्स डिफाइन किए होते हैं, फिर आपने उनको अकम्प्लिश करना। जबरदस्त। ये चीजें मतलब डिसाइसिवनेस और आपकी जो डिटर्मिनेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एम्बिशियस तो आपको होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, बट आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत टाइमली होनी चाहिए। स्पेशली जिस लाइन में हम लोग हैं, वी हैव टू मेक डिसीजंस एट द राइट स्पॉट। मतलब दे शुड बी बिल्कुल टाइमली होनी चाहिए। आपकी सप्लाई चेन्स आपने मैनेज करनी है, आपने डिसाइड करने क्या क्वांटिटीज आपकी आनी है, दे नीड टू बी बिल्कुल एक्यूरेट एंड वेरी टाइमली। यही टाइम तो आपने बाहर से पढ़ा, पाकिस्तान वापस आए, बिजनेस आया, कोविड आ गया, कोई ऐसा डिफिकल्ट डिसीजंस या एक या दो जो कि आप समझते हैं कि मैंने किए जो आज मैं डिफिकल्ट डिसीजंस टू जी आपने कौन से? शादी के अलावा फुटबॉल वाला मुश्किल वो भी मुश्किल फैसला है। डिफिकल्ट डिसीजंस जी, डेली हम लोग जो डिसीजंस लेते हैं उसमें कुछ डिसीजंस हम लोगों के सम डिसीजंस आर मेड व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट, बट कंसीडरिंग हमारा एक गोल है, वालिद साहब वगैरह, तो उनकी काफी गाइडेंस हम लोगों को होती है। वालिद साहब की चचा की काफी गाइडेंस होती है, वो हमें गाइड करते रहते हैं। डिफिकल्ट डिसीजन थे पिछले में कोविड के अंदर हम लोगों को फेस करने पड़े थे कि हम लोगों को जिस तरह एसओपी अपनी फैक्ट्री में अपने हेड ऑफिस में इम्प्लीमेंट करने थे, सबसे बड़ा हम लोगों को जो डिफिकल्टी फील हो रही थी वो ये थी कि मैंने अपने स्टाफ को किस तरह सेफ रखना है कि मेरे बंदे ना इन्फेक्ट हो जाएं। दैट वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट डिसीजंस कि हम लोग किस तरह हमने ऑल्टरनेटिव लोगों को चलाना है साथ साथ। But the other difficult decision was in these previous days which product lines we should be working hard on, which हमारे पास कोई इन्वेंट्री है, कोई 14-15 हज़ार प्रोडक्ट की, तो उसमें हम लोग ये डिसाइड करें कि कौन सी प्रोडक्ट लाइन्स को चलाना है, कौन सी प्रोडक्ट लाइन्स को नहीं चलाना। अब ये आपने देखना होता है कि किन चीज़ों की ज़्यादा डिमांड्स आ रही हैं, वेंटिलेटर्स हो गए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो गए, बाईपैप्स हो गए, हॉस्पिटल बेड्स हो गए, तो ये चीजें आपने रनिंग में रखनी है और कौन सी लाइंस को आपने थोड़ा कम स्टॉक करना है। ये आपने सारी, ये बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का काम। मुझे ये बताइए कि ब्लू चिप कंपनियों ने कोविड से बहुत पैसे कमाए, कई बिजनेसेस तो बेसिकली फ्लड की अंदर बैग है, बहुत कंपनीज की वर्थ डबल हो गई, डबल ट्रिपल हो गई, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न हो गया, जितने भी डिजिटली किया था। आपने भी माशाल्लाह हेल्थ के अंदर काम किया और आपकी ये टर्नओवर था इस कंपनी का कितने टाइम्स बढ़ा? हमारा जी टोटल टर्नओवर तो अराउंड 1.8 बिलियन। ठीक है।
कोविड में कोई आपका राइज आया? कोविड में भी जी राइज भी आया, बट उसमें ये था कोविड में ओनली सिलेक्टेड आइटम्स वर गेटिंग सोल्ड, क्योंकि लोग समझते हैं कि शायद बहुत पैसे कमा लिए हैं। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। लोगों ने जो हेल्थ में व्हाट हैपेंस इज जी, कोविड के अंदर आपकी सारी लाइनें तो नहीं चल रही होती, नहीं चल रहा, आप कुछ लॉस हो रहा होता है, कुछ अब फॉर एग्जांपल कोविड के अंदर हमारे बेबी इंक्यूबेटर्स होते हैं, वो बहुत निकलते हैं, उनकी बहुत सप्लाई होती है, तो वो नहीं चल रहा। अब कोविड के अंदर आपकी रेस्पिरेटरी लाइंस चल रही थी, ठीक, प्रोडक्ट लाइन जो आपकी रेस्पिरेटरी की है, फॉर एग्जांपल आपके वेंटिलेटर्स हो गए, आपके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हो गए, आपके सिलेंडर्स हो गए, आपकी बाईपैप सीपैप्स हो गए, ये चीजें आपकी निकल रही थी। ऑक्सीजन में तो पैसे कमाए होंगे, क्योंकि वो सिलेंडर में नहीं मिल रहा था सर जी, और मार्केट में तो सिलेंडर गायब हो गए। ये सारी जी सेल्फ क्रिएटेड हर्डल्स थे, ये सारी सेल्फ क्रिएटेड शॉर्टेजेस थी, सारा कुछ अवेलेबल था, कोई ऐसी बात नहीं थी। चलिए सर आगे चलते हैं। ये जो आपने बताया कि इतना इजाज हमारे ऊपर स्ट्रेस था, गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी, पाकिस्तान आर्मी का भी आप इतने बड़े उनके मेन सप्लायर्स में से हैं, तो इस तरह स्ट्रेस को एज मैनेजिंग डायरेक्टर, एज सीईओ, आपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया? वैसे जनरली आप स्ट्रेस को क्या कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं जो आप मैनेज करते हैं? मेरे जी कोपिंग स्ट्रेस का ये था कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। बहुत टेंशन होता है म्यूजिक सुना, या ड्राइव पे निकल जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए बंदा, या द अदर वे इज कि इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट अबाउट समथिंग, तो यू क्लोज एवरीथिंग आउट। ठीक, मतलब आप अपने ऑफिस में बैठे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए अपना काम वगैरह बंद कर दें, यू डाइवर्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स समथिंग व्हिच यू एंजॉय, सो यू कैन अनवाइंड, and once you start feeling better then you start focusing, वो री-एनर्जाइज हो रहे हो, वो बैटरी जो होती है, वो ऐसे ही कहते हैं जी, बहुत लोग बोलते हैं कि when you are working for 2-3 hours consistently तो you should take a half an hour break in it, ठीक, तो you can refresh और आप वापस अपना फोकस कर सकें। तो मेरा ये होता था, I would either listen to music or I would spend time with my friends and family and I would unwind, तो उसके बाद फिर आप अपना वापस अपने टास्क शुरू करते हैं। तो नहीं कि अब अपना अनवाइंड करते हैं स्ट्रेस में, फिजिकल को वर्कआउट भी करते हैं माशाल्लाह। फिजिकल वर्कआउट जी कोविड के दिनों में तो मैं नहीं कर पाया था, बट यूजुअली ये आई गो टू द जिम, आई वर्कआउट, बट एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, फिर आई अवॉइडेड इट, जी चांस ना ही लिया जाए। आपने तो नहीं कोई घड़ी पे नहीं ली, आपने स्टेप्स कहते हैं मैंने 15,000 मेरे फोन में जी स्टेप काउंट आता है, तो कितना स्टेप्स डेली करते हैं? 10 से 15,000 स्टेप्स। ये पक्का है, ये ऑन एन एवरेज चल जाता है, वो चल जाता है। अगर मैं फैक्ट्री नहीं जाऊँ उस दिन कम होते हैं, अगर फैक्ट्री जाऊँ तो फिर ज्यादा होते हैं, क्योंकि फिर शेड्स में वॉक कर रहे होते हैं, तो वो सारा प्लांट का चक्कर लगाते हैं, तो फिर उसमें ऑब्वियसली आपकी वॉकिंग बढ़ जाती है। म्यूजिक कौन सा सुनते हैं जो आपने कहा मैं थोड़ा सा अनवाइंड करता हूं? I listen to all genres of music, इंग्लिश भी सुने जाते हैं, उसमें आपका रॉक भी उदास होते हैं या बहुत खुश होते हैं, तो कौन से किस सिंगर को सुनते हैं, कौन सा गाना सुनते हैं? मुख्तलिफ गाने जी, मूड के हिसाब से होता है जी। उसमें ऐसा कोई मिसरा जो आपके दिल के पास हो, गुनगुनाने को दिल करता है? बस ये मुख्तलिफ गाने हैं, कुछ पुरानी गजलें भी चलती हैं, कुछ नुसरत फतेह के भी चलते हैं, तो वालिद साहब वगैरह भी बड़े शौकीन हैं, मुन्नी बेगम वगैरह को सुनते हैं, वो तो फिर मुस्कुरा दो, मैं कल अभी उसके ऊपर सेशन भी, बिल्कुल, तो वो गाना भूल गए, उनके साथ भी सुनते हैं फिर बैठकर, तो डिफरेंट मूड के हिसाब से, मूड के हिसाब से म्यूजिक होता है, साथ में लगा होता है। बिल्कुल, बेगम के साथ भी सुनते हैं, बेगम को होता है कि मेरे साथ तो म्यूजिक सुनते हैं। नहीं, बेगम के साथ भी जी बहुत सुनते हैं, भाभी के साथ वो भी बहुत शौकीन है जी म्यूजिक। अच्छा, बिल्कुल। खाने में क्या पसंद है? फूड लवर हैं? जी जी बिल्कुल, फूड जी देसी खाने का भी बहुत शौकीन हूँ जी, और जापानीज का भी बहुत शौकीन है। अच्छा, तो मतलब सुशी वगैरह खाते हैं जी, फिर उसके अलावा आप देसी खाने में भी बहुत चीजें हैं, चाइनीज खाने के भी शौकीन है, थाई के भी शौकीन है, स्टेक्स के भी शौकीन है, तो बेसिकली आई एम अ फूडी, आई प्रीटी मच एंजॉय ऑल डिफरेंट कुजीन्स। ओके, जरा सीईओ को थोड़ा सा इस पे आप ब्रेक पे भी पाँव रखना होता है कि आपको अपना वेट मैनेजमेंट, अपना वेट मैनेज, आजकल जितना वेट बढ़ा हुआ है, बट आई थिंक आप दोबारा रीस्टार्ट करें, वापस ही शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फेवरेट डेस्टिनेशन क्या? आपने लंदन में पढ़ा, दुनिया देखी होगी, फेवरेट डेस्टिनेशन अगर आप किसी जगह पसंद करें, तो कोविड ने ब्रेक लगाई हुई ना, अब एकदम आहिस्ता से चीजें, तो लोगों ने अपनी विजिट्स ब्रेक किए थे, टूर ट्रैवल बहुत डाउन चला गया, तो कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना पसंद करेंगे? मुख्तलिफ जगह हैं जी, फॉर एग्जांपल इन यूरोप पेरिस हो गया जी, पेरिस हो गया, फिर स्विट्जरलैंड में इंटरलैकेन एक जगह है ना, करें उधर हम लोग जाते हैं रेगुलर। अभी मैं उधर होके आया हूं। अच्छा, होके आए? अभी 3 दिन रह के आया हूं, और यश चोपड़ा जिसके साथ दोस्ती होगी ना मेरी, वहां उधर इसका स्टैचू बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो रोड के ऊपर जो है, टॉप ऑफ द यूरोप है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर स्कॉटलैंड काफी जाते हैं, स्कॉटलैंड इज ब्यूटीफुल जी, अ वेरी रिलैक्सिंग प्लेस, बड़ा मजा आता है वहां जाकर।
फैमिली भी कुछ वहाँ पर है। अच्छा। तो ओवरऑल पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज की नॉर्दर्न एरियाज ही बड़े हमारे नॉर्दर्न एरियाज ही आप सारे देख लें, हुज्जा वगैरह आप देख लें, गिलगित हो गए, स्वात वगैरह आप देख लें, मालूम जगह वगैरह देख लें, मतलब they are as good as Switzerland। ऐसे ही थोड़ा सा मेंटेन हो जाए तो nothing like it। नथिंग राइट। मुझे ये बताइए कि सक्सेस आफ्टर स्टडिंग माशाल्लाह बाहर से पढ़े या अपना बिजनेस फैमिली बिजनेस संभाला, सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? हाउ इज योर रेसिपी मंत्र ऑफ सक्सेस? मैं जी I would define success as keeping your workforce and your clients happy generally। मतलब आपके जो आपके लोग और आपके कस्टमर खुश हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सक्सेस इससे पता चलती है कि हाउ सेटिस्फाइड पीपल आर विद इन योर बिजनेस सेक्टर। योर वर्कफोर्स एंड योर क्लाइंट्स बोथ नीड टू बी वेरी हैप्पी एंड दे शुड बी टोटली कंटेंट व्हेन दे आर वर्किंग विद यू। ओके, मतलब ये आपकी सेटिस्फैक्शन है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि अब तो एक नया लफ्ज आ गया है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का, जो नेक्स्ट लेवल है वो है कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्कुल दैट इज की। मेरे लिए जी आई फील आई एम ऑन टॉप, मतलब आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड व्हेन आई फील कि जी माय कस्टमर इज हैप्पी विद अस और हमें अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, तो देन आई फील कि जी वी हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग, यू नो, कि मतलब हमारी अकम्प्लिशमेंट्स की जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इट्स फाइनली गिविंग इट्स रिजल्ट्स। जबरदस्त। अच्छा, एक चीज आपने बताई कि फैमिली और बिजनेस 70 ईयर से चल रहा है आपका, ये जो सर्जिकल का नूरानी सर्जिकल, तो आप मुझे ये बताइए कि फैमिली बिजनेसेस में प्रॉब्लम आती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक तजुर्बा देखा गया है कि जो फैमिली बिजनेस होते हैं वो एक प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस नहीं बन पाते, जिसकी वजह से ये होता है बिजनेस में लिटिगेशन शुरू हो जाती है, दो बड़ों के आपस में फुलादी हो जाती हैं, और वो आपने देखा जैसे इंद्राला जैसा बिजनेसेस थे, सेकंड से थर्ड जनरेशन में बिजनेस जो होते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं। आपने इसके ऊपर क्या काम किया फैमिली और बिजनेसेस पे इसको शिफ्ट करना टू प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस? हमारा अभी भी इट्स अ प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस। ओके, हमारी मैनेजमेंट है, बोर्ड एक है, मैनेजमेंट पूरा आंसर, यानी कि आपका बाहर से आप लेके आए प्रोफेशनल टीम लेके आए? हमारी प्रोफेशनल टीम यहाँ की है, हमारी यहाँ की सारे, बाहर से मतलब नहीं, मतलब फैमिली से आउटसाइड? हमारे फैमिली से आउटसाइड के बनने हैं हम लोग। सिर्फ 3 मेन डायरेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर, और आई हैव गॉट 2 यंगर ब्रदर्स बट दे विल बी जॉइनिंग अस लेटर ऑन इन द बिजनेस। तो अभी इस तरह है कि जी हम लोग हमारा सारा प्रोफेशनली बिजनेस रन हो रहा है, हमारी मैनेजमेंट और सारा मैनेज कर रही है, बट अब हमें ये होता है कि माय फादर हैज ऑलवेज टोल्ड मी कि जी यूनिटी इज एवरीथिंग, कि इत्तेफाक के अंदर बरकत है, सारी फैमिली इकट्ठी है तो सब कुछ ठीक चलता है। उसमें ही हैज ऑलवेज टोल्ड मी कि जी यू हैव टू हैव अ वेरी बिग हार्ट। ओके, खुले दिल से चलो, गिविंग एंड पे होना चाहिए, और बस यही है कि आपको सारों को इकट्ठे साथ लेके चलना है, एंड आपको सारा गिविंग एंड पे होना चाहिए, आपको हर चीज इतना मैनेज करनी है। मतलब अभी आप इसको इकट्ठे कर, हाउ मेनी पीपल ऑन बोर्ड, टोटल लोग कितने आपके पास डेली बेसिस पे मिला के, ह्यूमन रिसोर्स कितना? हमारी जी टोटल स्ट्रेंथ पीक के ऊपर चली जाती है अराउंड 280 तक। ओके, और अब जिस तरह आजकल हमारे पास 180 to 190 बंदे पेरोल के ऊपर हैं, आजकल वो प्रोडक्शन हमारी फुल कैपेसिटी पे चल नहीं रही। ओके, तो वो हम लोगों ने खुद ही कुछ कट डाउन की हुई है, सिर्फ वो लाइन्स चला रहे हैं जिनकी डिमांड्स हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले मेंशन किया था। तो उसके अंदर फिर ये होता है कि हम लोग अपने बड़े सिलेक्टेड चीजें चला रहे होते हैं, वो चला रहे होते हैं। बिफोर क्लोजिंग द सेशन मुझे ये बताइए कि कोविड को अब आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अभी कोविड के सुना है कि अभी भी सेकेंड स्पेल आ सकता है। बिल्कुल। और उसके लोग कॉन्शियस हैं, लेकिन जिनके पास जिन्होंने होर्डिंग किया मास्क और सैनिटाइजर हेल्थ रिलेटेड, वो समझ रहे थे वो पैसा कमा, वही जो लालच है, ग्रीड है, लेकिन एकदम वो रुक गया। अब वो जो प्रोडक्शन हो रही थी पीछे, सप्लाई कर रही थी, जिनके पास स्टॉक है, अब उनके बारे में क्या कहते हैं कि क्या वो इट इज अ वाइज डिसीजन टू होल्ड द स्टॉक और रिलीज इट? I never believe in holding stock. Like I mentioned earlier on when we were selling the 3M masks, we never believe in holding stock. जब आपका डिमांड्स आ रही हैं आप निकाल ली जाए साथ साथ, और ये चीजें ऐसी हैं इनकी हमेशा डिमांड रहनी है, प्रॉब्लली शायद इन नंबर्स में ना रहे बट डिमांड इनकी रहेगी। मास्क वगैरह आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफस्टाइल। तो मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि होल्डिंग में आई डोंट बिलीव इन होल्डिंग। मतलब आगे आप कोविड को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट हेल्थ के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए? हम लोग देख रहे हैं जी अभी पंजाब में कल केसेस काफी बढ़े हैं जी। तो अब कोविड का कहते हैं सेकंड स्पेल है, बट आई होप ना आए, गॉड फॉरबिड नहीं आना चाहिए। कोविड से बिजनेस इफेक्ट होता है बट इट्स देयर, यू कैंट डू एनीथिंग, ऑल यू कैन डू इज प्लान अकॉर्डिंगली
and then move forward. कोविड में कोई पहली बात आपके ऊपर इतना प्रेशर था, स्ट्रेस था, कोई मूवीज भी देखी, कोई सीजन्स देखे, कोई अच्छी कोई मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल मूवी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई मूवीज नहीं देख पाए। वैसी जो आपकी फेवरेट मूवी कोई ऐसी जो इंस्पिरेशनल हो? मूवीज जी वैसे है शौक वैसे है नहीं, मैं कम देख मूवीज में कम देख। वो सचमुच की जो मूवी चल रही होती है बस वो उसमें ही जी ऑक्यूपाइड होते हैं कि ज्यादा अपनी और चीजों पे ध्यान होता है। जी लास्ट क्वेश्चन आपसे आज के हवाले से, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो जॉबलेसनेस आई है, बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं कि उनको पढ़ के जॉब्स नहीं मिल रही, और जो जॉबलेस हुए हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना कोविड, तो उनको क्या मैसेज ऑफ होप देते हैं आप? क्या ऑप्टिमिज्म है पाकिस्तान को? पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, इधर जॉब कोई नहीं है, पाकिस्तान क्या उम्मीद क्या है पाकिस्तान से? क्या उम्मीद की किरण बताएं। सारी क्रीम आपकी बाहर चली जाएगी, अभी भी आपके डॉक्टर सारे उठ के बाहर चले जाते हैं। You have to be very positive. मतलब मैंने एक चीज देखी है, how to stay positive for the young people. Keep on looking for opportunities. You shouldn't give up. सर वहाँ तो स्पेशली जो यंग बंदा है, अगर यंग बंदा शुरू में ही गिव अप कर देगा तो आगे जाके किस तरह वो कुछ अकम्प्लिश करेगा जिंदगी में? कौन से स्किल्स कहते हैं आप बच्चों को जब आप खुद बंदा हायर करते हैं, आप भाई से पढ़े हुए हैं, जब बच्चे आपके पास आते हैं, बच्चों में कुछ वीकनेसेस भी हैं, उनकी कुछ कॉम्पिटेंसी गैप्स हैं, तो क्या चीज़ें बच्चों को रिकमेंड करने के जहाँ अगर ये बच्चे जैसे डिजिटल स्किल्स हैं, तो अगर ये 3-4 स्किल्स डेवलप कर ले तो बच्चे कम से कम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अब डिग्री हार्वर्ड रिसर्च कहती है डिग्री की जरूरत नहीं है, स्किल्स की जरूरत है। वो क्या 3-4 स्किल्स हम रिकमेंड करेंगे? डॉक्टर साहब आईटी के स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। ओके, आईटी के स्किल्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। फिर इट डिपेंड्स अब आप हायरिंग किस पोजीशंस के लिए कर रहे हैं, वेरी करता है। अब अकाउंट्स का बंदा है तो उसकी आपने अकाउंट्स की डिग्री चेक करनी है, या आपने उसका अकाउंट्स का एक्सपीरियंस देखना है कितने। मार्केटिंग का बंदा आप रखें तो आपने उसका देखना है। अगर आप टॉप मैनेजमेंट में कोई बंदा देख रहे हैं, आपने उसके मैनेजमेंट स्किल्स देखनी है उसने क्या क्वालिफिकेशन है, किन अदारों में वो काम कर चुके हैं और उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है वहाँ पे। तो आई पर्सनली फील इट वेरीज इफ यू आर स्पेशलाइजिंग इन सम फील्ड, तो यू नीड टू अदर देन अ डिग्री यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। मतलब आप डिजिटल स्किल्स डेवलप करें अपने, जो आजकल के जो रेलिवेंट स्किल्स हैं। सेकंड आपका एक्सपीरियंस, आप काम करें, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जैसे जैकमा कहता है कि आप चाहे पैसे मिले ना मिले, आपको यू शुड नॉट फाइंड अ गुड कंपनी, यू शुड फाइंड अ गुड बॉस। आप किसी के अंदर मेंटरशिप में 3 महीने बगैर पैसों का भी काम कर लें, वो जो बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा वो लाइफ लॉन्ग होगा। बिल्कुल। जैसा होता ये है ना कि आप थ्योरी में हर चीज पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक चीज थ्योरी में पढ़ना और उसको प्रैक्टिकली करना इज अ बिग डिफरेंस। थ्योरी में तो आप हर चीज पढ़ते हैं, उसको आप समझते हैं, बट जब आप प्रैक्टिकली करते हैं तो तब आपने उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करना है। तो दैट इज वेयर यू फील। पाकिस्तान में तो सारी थ्योरियां फेल हो जाती हैं, ऐसी बात भी नहीं देखिए ना, पाकिस्तान में महंगी गाड़ी आ जाए सारी, उसका हालांकि दुनिया कहती है, इकोनॉमिक्स कहती है कि प्राइस ज्यादा डिमांड कम होती है, यहाँ प्राइस ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है। ये तो सारे इकोनॉमिक्स के असूल उल्टे हैं। आप कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं। मैं इस बात से आपसे डिसएग्री करूंगा कि यहाँ पे थ्योरी को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। मार्केटिंग पढ़ के बच्चे आते हैं, मार्केट में जाते हैं, वो मार्केटिंग के वो सारे असूल कहते हैं यार यहाँ तो कोई और मार्केटिंग चलती है भाई, यहाँ पे बिल्कुल और चलती है, बट टाइम लगता है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बट आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यही तो आपके एसओपीज होते हैं सारे, आपने अपने एसओपीज इम्प्लीमेंट करने हैं ना। आपके एसओपीज इम्प्लीमेंट आप कर लें तो यू आर सॉर्टेड देन। बिफोर क्लोजिंग कोई पीस ऑफ पोइट्री, कोई लिटरेचर से, कोई अदब से, कोई अच्छी, जैसे कोई गीत का कोई जुमला, कोई शायरी, कोई ऐसी चीज जो आप मैसेज, कोई कोटेशन। मैसेज जी बस ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यू हैव टू वर्क हार्ड। दिस इज व्हाट आई हैव बीन टॉट विद माय एल्डर्स कि यू हैव टू वर्क हार्ड, यू नीड टू बी डिटरमिन्ड, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। बस यही है। रहमान बहुत अच्छा लगा, Likewise, thank you so much. और ये दुआएं अल्लाह सेकंड स्पेल से हमें बचा के रखे, जैसे अल्लाह ने पहले बचा के रखा। ये मेरा ख्याल है कि दुआओं से ठीक हुआ है, ये मेरे नहीं ख्याल के, तो ये नहीं इसमें गॉड हैज बीन वेरी काइंड, गॉड हैज बीन वेरी, तो अल्लाह का करम है कि ये बचा हुआ है। अदरवाइज अगर आप देखें अपनी नेबरिंग कंट्री को, अगर आप देख लें तो उनके आप हालात आपके सामने वेरी हिट, और अभी भी चल रहा है, अभी यूएसए में भी चल रहा है, ब्राजील में बहुत सीरियस हिट हुआ है। जैसे रात को मैं देख रहा था यूएसए में देयर आर नियरली 190,000 डेथ्स, तो मतलब बहुत ज्यादा हिट हुआ पूरी तरह। और जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ तो वैसे ठंड चल रही है, वहाँ तो 3-4 हज़ार के बाद ब्रेक लग गई चाइना में।
आपने देखा कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारा इंसाइट मिली कोविड के वाले से हेल्थ में, जो बहुत ज़्यादा मेन फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे ये जो हेल्थ इंडस्ट्री के रिलेटेड, जिसमें माशाल्लाह अहमद रहमान और इनकी फैमिली और इनकी बिजनेस था और 250 लोग इनके साथ डायरेक्टली तो इसके साथ फाइटर थे। तो सर वो सल्यूट यू, आपने पाकिस्तान को वो चीज़ें दी जो पाकिस्तान को ज़रूरत थी और उन्होंने वो वाला प्रॉफिटेटिंग नहीं किया जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है किया। और जो टेक अवे आज का जो सारे सेशन का, वो एक चीज़ जो मैंने सीखी अहमद रहमान से, वो ये था कि डिसाइसिवनेस दैट इज़ अ की, कि ज़िंदगी में आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस आने हैं, मुश्किलात आनी हैं, तो आपने फैसले करने हैं और कुछ फैसले कड़वे होते हैं, कुछ फैसले मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर हम टाइमली वो डिसीजंस कर लें अपने करियर के बारे में और हार्ड वर्क की तरफ चले जाएं और एक्सपीरियंस गेन करें, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है सर। इस सेशन को हमारे पेज पे देखिएगा, CO टुडे TV यूट्यूब पे, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके इर्द कोई इसी तरह की कोई पॉजिटिव किस्म की कोई सक्सेस स्टोरी है, कोई इंस्पिरेशन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई स्टार्टअप है या कोई वुमन ऑफ सब्सटेंस है, तो प्लीज़ हमसे शेयर इनबॉक्स कीजिएगा, हम उसको आगे अपने दोस्तों तक अपने सर्कल में शेयर करते हैं। जस्ट वही जिसे हमने आगाज़ किया था, जस्ट फॉर सीकिंग डायरेक्शन एंड इंस्पिरेशन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।